अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा अभी तक हमने दो तरह की मोशन को स्टडी किया। वो थी या तो हॉरिजॉन्टल मोशन या फिर वो थी वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में ये होता था कि जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती थी इस डायरेक्शन के अंदर विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो बेटा उसका इक्वल इंटरवल्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता था वो क्या होता था? इक्वल होता था। वो एक जितना फासला तय करती थी जब उसकी वेलोसिटी क्या होती थी? यूनिफॉर्म होती थी। मतलब हर सेकंड के बाद उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये लेट्स सपोज उसका स्टार्टिंग पॉइंट था जब टी इक्वल था 0s। एक सेकंड के बाद उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया से दिस वाज 5 मीटर। अगले सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी कितना होगा? सेम डिस्टेंस होगा 5 मीटर। 3 सेकंड, 4s, 5s, 6s एंड 7s। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जब हॉरिजॉन्टल बॉडी को रोल किया जाए, लेट्स सपोज ये फुटबॉल ही है या कोई गाड़ी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो हॉरिजॉन्टली उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल रहेगा हर सेकंड में वो क्या रहेगा? सेम। बट इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन ऐसा नहीं था। वर्टिकल मोशन में जब एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टन हाइट से ड्रॉप किया था हमने, लेट्स सपोज यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मौजूद था और इसका टाइम था 0s। तो बेटा पहले सेकंड में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जब t इक्वल 1s हुआ, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल सर किया बोर्ड शो वो नहीं वाली हो रहा। यहाँ पे आई। बेटा क्या चीज? सर बोर्ड शो नहीं हो रहा। बोर्ड शो नहीं हो रहा। क्लियर है अब? बेटा बोर्ड क्लियर है अब आपको? यस। ओके बेटा, रिपीट कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन में जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होती है, लेट्स सपोज ये एक फुटबॉल को रोल किया गया जब कोई गाड़ी मूव कर रही है, तो हर सेकंड के दौरान उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। से टी 0 सेकंड था, 1 सेकंड के बाद उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब दूसरे सेकंड में आएगा तो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इस एक सेकंड में भी वो 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। फिर मैं दूसरे और तीसरे सेकंड के दरमियान डिस्टेंस ट्रेवल देखता हूँ तो वो भी 5 मीटर। तीसरे और चौथे के दरमियान भी 5 मीटर। मतलब हर सेकंड के बाद उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो हमेशा क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा। मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब हॉरिजॉन्टली बॉडी मूव कर रही थी, ये थी हॉरिजॉन्टल मोशन का केस। जब वर्टिकल बॉडी मूव करती है ना, तो हमने कहा ऐसा नहीं था। पहले सेकंड में बॉडी 0 पोजीशन पे है। पहले सेकंड के बाद बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कल हमने निकाला था वो बनता था 4.9 मीटर्स, अगर आपको याद हो तो। दूसरे सेकंड में होना ये चाहिए था कि ये 4.9 डिस्टेंस ही ट्रेवल करती, लेकिन मुझे पता है बॉडी इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती, बल्कि पहले से बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तकरीबन 14 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है इस ड्यूरेशन में जब टी इक्वल। और जब मैं टी इक्वल 3 सेकंड पे आता हूँ तो बॉडी इससे भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है, वो तकरीबन 23 मीटर डिस्टेंस होता है। मतलब इस केस में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो फिक्स नहीं है, बल्कि हर सेकंड के बाद बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसकी जस्टिफिकेशन हमने कल पढ़ी भी थी, क्योंकि हमें पता था हाइट निकालने का फार्मूला होता है 1/2 GT स्केयर। क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो हाइट प्रोपोर्शनल आ रही थी टाइम के स्केयर के। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था। ये कल की हमारी कंक्लूजन थी।
तो ये दो तरह की मोशन है जो हमने पढ़ी। हॉरिजॉन्टल मोशन के दौरान कांस्टेंट स्पीड से जाते हुए डिस्टेंस सेम रहता है, लेकिन जब वर्टिकली बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एवरी सेकेंड वो सेम नहीं रहता। अब हम इससे एक नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मोशंस, चाहे मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करता था सिर्फ, तो ये वन डायमेंशनल मोशन थी, बॉडी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है। और अगर मैं सिर्फ वर्टिकल की भी बात करूं तो ये भी तो वन डायमेंशनल मोशन है ना, बॉडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। अगर मैं इन दोनों मोशंस को साइमल्टेनियस ले आऊं, मतलब बॉडी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करे और वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल करे, तो ये जो दो फिगर्स बनी हैं इन दोनों को मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा। वो मोशन बन जाएगी मेरे पास टू डायमेंशनल मोशन। कौन सी मोशन बन जाएगी? टू डायमेंशनल मोशन। बेटा इस टू डायमेंशनल मोशन को हमारी बुक नाम देती है, हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये कैसे होगी देखिएगा जरा। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले तो द टू डायमेंशनल मोशन of a body under the constant acceleration due to gravity is called projectile motion। अगली चीज, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? द बॉडी एग्जीक्यूटिंग, या इसकी जगह वर्ड लिख सकते हैं परफॉर्मिंग। प्रोजेक्टाइल मोशन is called projectile। Let's suppose motion of football when kicked by a player। वो ऐसी होती है, फुटबॉल ये ग्राउंड पे पड़ा होता है, प्लेयर इसको हिट करता है, इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट फुटबॉल ऐसे अपवर्ड मूव करता है और फिर वो दोबारा कहाँ पे आ जाता है? ग्राउंड के ऊपर आ जाता है। तो ये बेटा ये जो मोशन है ना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें बॉडी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, बॉडी इधर भी जा रही है, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आ रहा है, और बॉडी अपवर्ड भी तो जा रही है, उसका वर्टिकल डिस्टेंस भी आ रहा है। ऐसी मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें जो जो फुटबॉल है, ये क्या था? फुटबॉल था। इस फुटबॉल को हम क्या नाम देंगे? फुटबॉल इज अ प्रोजेक्टाइल। वो बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, परफॉर्म कर रही है, उसको हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल। सर इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा? बेटा अभी उस पर बात करते हैं, अगली हमारी डिस्कशन उसी पे ही है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल।
ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं बेटा पाथ फॉलोड को, तो हम बोलते हैं द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। कोर्स ऑफ मोशन या सिर्फ मोशन भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा यूजली जो ट्रेजेक्ट्री बनती है ना प्रोजेक्टाइल की, वो कुछ ऐसी बनती है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंसेस, ये ऐसी ट्रेजेक्ट्री बनती है। ये रास्ता है जिसको प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। इस ट्रेजेक्ट्री को बोलते हैं पैराबोलिक। शेप कैसी बनती है उस पाथ की, तो प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो यूजली क्या होती है, पैराबोलिक होती है। क्लियर होगी बात। इस पाथ का जो भी जिस जिस जगह से प्रोजेक्टाइल गुजरेगा वो एक शेप बनाएगा। वो शेप कैसी बनेगी, उस शेप को हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे चूंकि पैराबोलिक शेप बनी है, दैट इज वे हमने कहा कि उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। अब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में ना बेटा दो केसेस को डिस्कस करना है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह की पॉसिबल होती है। एक में बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करती है, और दूसरी में हम उसको मूव करवाते हैं फ्रॉम ग्राउंड, ऑब्लीक मूव करती है वो। तो हम केस नंबर 1 की डिस्कशन पहले करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन horizontally from a certain height। जब एक खास बुलंदी से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दें, बेटा से आप एक बिल्डिंग के ऊपर मौजूद है, ये एक बिल्डिंग है, उसके 5th 6th 7th फ्लोर के ऊपर आप मौजूद हैं, और ये नीचे ग्राउंड मौजूद है। इस ग्राउंड को मैं कहता हूं बेटा ये एक्स है हॉरिजॉन्टल, और ये जो बिल्डिंग की हाइट है ना ये वाई को रिप्रेजेंट करती है। आप इस बिल्डिंग में इस जगह के ऊपर मौजूद हो, ये पॉइंट है जहां पे आप मौजूद हो। अब बेटा आप करते क्या हो, आपके पास कोई क्रिकेट बॉल मौजूद है, और आप उसको क्या करते हो, आप उस क्रिकेट बॉल को यहां से थ्रो करते हो, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन के अंदर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। मैं कलर चेंज करके मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। यहां से फुटबॉल को फेंका आपने, किस क्रिकेट बॉल को फेंका इस डायरेक्शन में। आपने किस डायरेक्शन में फेंका है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है। देखिए एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। इस चीज का मतलब आपने जो ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दिया वो इनिशियल वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। लेकिन उसका वर्टिकल भी तो एक्सेलरेशन होगा, जिसको मैं बोलूंगा VIY। वो कितना होगा, क्योंकि मैंने वो ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं फेंका, दैट इज वाई उसकी वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0। मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो इनिशियल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का है VIX, और डाउनवर्ड क्योंकि मैंने इसको थ्रो नहीं किया, तो इनिशियली जब वो मेरे हाथ में से निकलेगी तो इनिशियली उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब मुझे पता है इसको नीचे ग्रेविटी ने पुल करना है, तो ये बिल्कुल सीधी तो जा नहीं सकती। हमारी ऑब्जर्वेशन है कि वो अगर ग्रेविटी पुल ना करती तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जाता हॉरिजॉन्टल, लेकिन ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स लगाती है। अब ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन जारी नहीं रख सकता, बल्कि किधर मूव करना शुरू कर देता है, डाउनवर्ड। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये किधर आना शुरू हो जाएगा, अब ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मूव करने की बजाय डाउनवर्ड भी मूव करेगा। अब ये ऐसे बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, आगे भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, और इवेंचुअली वो किधर फॉल कर जाएगी, यहाँ पे ग्राउंड पे फॉल कर जाएगी। इस जगह पे वो जो आपने क्रिकेट बॉल वहां से फेंका था वो यहाँ पे आके गिर जाएगा। अब देखें बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया लॉन्ग एक्स एक्सिस भी, और ये वर्टिकल डिस्टेंस भी। वो बिल्डिंग की हाइट से
ग्राउंड तक आ गई है, उसने वर्टिकल डिस्टेंस भी तो क्या की है, ट्रैवल की है। इस चीज का मतलब ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है जो ग्रेविटी की वजह से हुई है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर इसका वेट भी तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो बेटा बॉडी का। तभी 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 तो वो नीचे फिल किया। वेट क्यों होता है किसी बॉडी का, किसी बॉडी का वेट क्यों होता है? व्हाट इज वेट? दो तरह का वेट होता है, ये भी पता होना चाहिए। एक रियल वेट होता है और दूसरा पेरेंट वेट होता है। अब बॉडी का वेट क्यों होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेट? वो फोर्स जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो उसका क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। लेकिन मसला ये है कि मैं कभी भी इस चीज को मैयर नहीं कर पा रहा होता। ऐसे ही है ना, मुझे जो फील होता है वो ये वाला फील होता है, वेट अपना, अपेरेंट वेट। इस अपेरेंट वेट को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल वेट को डब्ल्यू से। हमें जो फील होता है ना हमारा वेट, वो ये वाला वेट फील होता है। कैसे भला? जरा आप स्ट्रेट खड़े हो, आपके पाँव पे फोर्स फील हो, महसूस होगी, वो आपका वो वेट है जो आप फील कर रहे होते हो। लेकिन अगर मैं एक ऐसे सिस्टम में चला जाऊं जो ग्रेविटी फ्री है, तो वहां पे तो मुझे मेरा ये अपेरेंट वेट फील ही नहीं होता। वहां पे जब मैं किसी गेज से मेजर भी करता हूँ तो मुझे मेरा वेट जीरो नजर आता है। क्या एक्चुअली मेरा वेट जीरो हो गया हुआ है? नहीं, एक्चुअली में जीरो हुआ नहीं, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है वो क्या हो गया, जीरो। तो ये अपेरेंट वेट जीरो होता है। हम इसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं एक्चुअली, हम जो मेजर कर रहे हैं वो ये वाला कर रहे होते हैं। अब कुछ कंडीशंस में जाके ये टी इक्वल हो जाता है डब्ल्यू के, अपेरेंट वेट इक्वल हो जाता है रियल वेट के इक्वल। हम उसको मेजर करके हम बताते हैं कि ये हमारा वेट है। तो वेट एक्चुअली वो फोर्स है, अभी तक के लिए हम ये याद रख लें, जिससे अर्थ हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये ग्रेविटी ही तो पुल है, उसी अपने वेट की वजह से ही तो ये नीचे आया। और वो वेट क्यों था? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। क्योंकि इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, दैट इज वाई ये डाउनवर्ड मूव कर रहा था। अब होगा ये कि इसके ऊपर कोई कॉन्टिन्यूस फोर्स नहीं लग रही अलोंग एक्स एक्सिस, नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन वाई एक्सिस में फोर्स लग रही है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अ फोर्स एक्ट्स अलोंग वाई एक्सिस, और उस फोर्स को हमने नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये इक्वल होती है वेट के, विच इज इक्वल टू, ये पॉइंट क्लियर हो गया अब? एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगने वाली फोर्स एफ एक्स, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये जीरो है क्योंकि लग ही नहीं रही। और जो वाई एक्सिस पे लग रही है फोर्स, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये फोर्स जीरो है तो न्यूटन सेकंड लॉ हम सबने पढ़ा हुआ है, एफ इज एफ इक्वल इक्वल्स टू होता है एम एम ए ए। के। क्योंकि एक्स है तो एक्सलरेशन भी लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। ये फोर्स हो गई जीरो, एम ए एक्स का आंसर क्या होना चाहिए, जीरो। क्या इस बॉल या ऑब्जेक्ट का मैस जीरो होगा? नो, मैस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट्स मीन एक्सलरेशन क्या हो गया? तो पहला एमसीक्यू हमने यहां से जो सीख लेना है वो ये सीख लेना है कि हॉरिजॉन्टल सर समझ नहीं आई इसकी। एक्सेलरेशन इज जीरो। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मेरा क्वेश्चन ये था, क्या इस बॉल के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूस फोर्स लग रहा है? हाँ या ना, जल्दी से। नो सर। इनिशियल पुश के अलावा कुछ नहीं था ना। इस चीज का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, जिसको मैंने क्या लिखा, नो फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गई, जीरो। क्लियर? जीरो। हमने न्यूटन सेकंड लॉ यस पढ़ा, सर। एफ एक्स इक्वल एम ए, एफ इक्वल एम ए होता है ना, तो एक्स है तो एक्स लगा दिया। ये फोर्स तो है जीरो विच इज इक्वल टू एम ए एक्स, बॉडी का मैस तो जीरो नहीं है। इस चीज का मतलब अगर इस यस प्रोडक्ट का सर। आंसर जीरो आ रहा है, एम जीरो नहीं है, तो फिर ए को क्या होना चाहिए? तो जीरो। हमने लिख दिया बॉडी का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो जीरो सर। हो गया। अब अगली बात मैं करने जा रहा हूँ,
एक्सेलरेशन तो बेटा होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, जीरो है। और कौन सा एक्सेलरेशन है, ए एक्स है, तो वेलोसिटी भी एक्स वाली होगी। इस चीज का मतलब ये हो गया कि अगर ए एक्स जीरो पड़ा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, इसका आंसर जीरो कब हो सकता है, जब ये डेल्टा वी एक्स क्या हो जाए। सर वेलोसिटी तो चेंज होती है ना। किसने कहा हॉरिजॉन्टल सर वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज हो रही बॉडी है? की। हमारा फार्मूला क्या बता रहा है, फार्मूला ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो आएगा। डेल्टा वी एक्स ये है चेंज इन वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल्स जीरो। ये तो होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात। वर्टिकल में आते हैं अब। वर्टिकल में क्या फोर्स जीरो है, नो। वर्टिकल में हमने कहा फोर्स लगती है वाई के लॉन्ग फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज इक्वल टू एफ जी, एम जी। एम जी। तो क्या आप ये कहेंगे कि जो वर्टिकल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या अब एक्सेलरेशन जीरो होगा वर्टिकल वाला विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, बल्कि ये किस चीज जीरो। के इक्वल होगा, बेटा ये इक्वल होगा जी के, प्लस में या माइनस में, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रहनी है, फिक्स रहनी है। अब डेफिनेशन पे जाएं। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी टू डायमेंशनल मोशन थी जो ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होती है। अब जी की वैल्यू को डाउनवर्ड मोशन में प्लस ले लेनी है, अपवर्ड के लिए नेगेटिव ले लेनी है। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, बल्कि वो किस चीज के इक्वल है, जी के। इस चीज का मतलब क्या वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जब मुझे पता है वर्टिकल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ये भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। यहां पे क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आपको शो होगा, विल अपीयर। सर ये अब आप वाला पॉइंट आ गया कि वेलोसिटी आपने कहा चेंज होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा, बल्कि कहाँ पे चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में वाई फोर्स एक्ट एक्सिस। कर रहा है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा, और वो फोर्स लग रही है अलोंग वाई एक्सिस, तो वेलोसिटी का चेंज भी अलोंग वाई एक्सिस आएगा। ठीक है। यस सर। अब दो चीजें हमने सीख ली जो हमने टॉपिक के एंड तक याद रखनी है। पहली क्या सीखी, सर सर क्या हम ये कह सकते हैं ए वाई इज इक्वल्स टू डेल वी वाई। ए एक्स इक्वल्स, क्या बोला आपने बेटा, सर मैं कह रही हूँ क्या हम ये कह सकते हैं ए वाई इज इक्वल्स टू डेल वी वाई। ए वाई इक्वल्स डेल वी वाई। डेल वी वाई बाय डेल टी आएगा। ठीक है, यस सर। ये आएगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, हम कंक्लूजन्स पे आते हैं अब। हमने जो दो बातें सीखी हैं, पहली बात ये सीखी कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जीरो होता है। और चेंज इन वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में ये भी क्या आता है, कहीं चेंज इन वेलोसिटी जीरो आ जाए ना, इसका मतलब ये होता है कि उस डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है फाइनल वेलोसिटी के। क्योंकि एक्स है तो हमने साथ में क्या लगा देना है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज नहीं आएगा, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। दूसरी बात हमने ये सीखी कि ए वाई इक्वल्स ए वाई। प्लस जी। माइनस जी, तो जी सर। डेल्टा वी वाई इज नॉट इक्वल टू, जीरो। मैं ये भी तो कह सकता हूँ फिर वी आई वाई इज नॉट इक्वल टू वी वी एफ। एफ एक्स वी यहाँ पे एफ वाई। चेंज, ये दो बातें हैं जिन्होंने बेटा टॉपिक के एंड तक हमारी जान नहीं छोड़ती, ये बातें याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो, और वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेम रहता है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। वर्टिकल एक्सेलरेशन प्लस माइनस जी के इक्वल है, तो इस चीज का मतलब वर्टिकल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की क्या होने वाली है, चेंज होने वाली। अब जरा यहाँ पे फिगर के ऊपर आते हैं, देखिएगा जरा, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या आया, जीरो। अगर मैं आपसे बेटा यहाँ पे पूछूं, मुझे बताएं इस वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट बताएं,
तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू मैं कह सकता हूँ ये वी एक्स है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या रहनी है, वी एक्स। लेकिन क्या यहाँ पे जो मुझे वाई की वैल्यू मिलेगी वो जीरो ही होगी? क्या ख्याल है? वो सर जीरो नहीं सर होगी, बल्कि उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो हॉरिजॉन्टल तो इधर भी क्या रहेगा, वी एक्स। लेकिन वर्टिकल यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली क्या होता जा रहा है, ठीक, यहाँ पे उसकी वैल्यू v1 y है, इधर v2 y, इस पॉइंट पे v3 y। हर पॉइंट पे वर्टिकल वैल्यू जो y की है, वेलोसिटी, वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। कितनी चेंज होगी इसका आंसर मैंने आपको कल दिया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको कहा था हर सेकंड के बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, जब वो एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करते हैं तो इंक्रीज होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड पे टाइम जीरो पे जीरो, पहले सेकंड पे वेलोसिटी होती है उस ऑब्जेक्ट की 9.8 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड के एंड पे वो कितनी हो जाएगी, 9.8 उसमें और ऐड कर दें, 19.6। तीसरे सेकंड में और 9.8 इंक्रीज हो जाएगी, चौथे में और 9.8 इंक्रीज हो जाएगी। ये कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर हो गई ये वाली बात भी अब? यस सर। सर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो वी आई वाई इज इक्वल्स टू जीरो, बट हाँ, पीछे हमने क्या कि इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहाँ पे मैंने कहा है? सर पिछली बेटा स्लाइड पर जाएं। आप दो चीजों को कंफ्यूज कर गए हो, ठीक है। ये देखें जरा, दो अलग चीजें हमने कही है। मैं स्लाइड पे आपको लेके जाता हूँ। मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा वी वाई, ये डेल है। क्या बोला, चेंज। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल। चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है। क्लियर होगी बात? डिफरेंस क्लियर हो गया? वी आई वाई नहीं कहा, वी आई वाई जीरो है, वी एफ वाई इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जब मैं चेंज निकालूंगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, तो क्या वो जीरो आएगा? वो जीरो नॉट। नहीं है। दैट इज मैंने लिखा डेल्टा वी वाई। वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी का जब मैं चेंज निकालूंगा तो वो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यूज और फाइनल वैल्यूज क्या हो जाती हैं, अपडेट हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, इसी टारगेट को देखते हुए हमने कहा हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। बेटा जब वेलोसिटी सेम रहती है ना, तो आप डायरेक्ट स्पीड का फॉर्मूला यूज करते हो। बेटा स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम। अब स्पीड आपने एक्स के लॉन्ग निकालनी है ना, तो इसको क्या लिख दिया, वी एक्स। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ एक्स, क्या कह रहा हूँ, और टाइम कितना है, एक्स टी। तो अगर मैं टी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, इस वी एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, टी के साथ। आपके पास क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अच्छा, डिस्टेंस। यही काम अगर आपको ये वाली बात भूल जाए कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है, वो सेम रहती है, तो फिर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो। उसमें कैसे करना है आपने, उसमें आपने बेटा पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, वो ये होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का। एटी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे पुट क्या करोगे, एस की जगह एक्स, वी आई की जगह एक्स वी कंपोनेंट है आई ना एक्स वेलोसिटी का, वी एक्स या वी आई एक्स, टी की जगह टी प्लस 1/2, ए की जगह ए एक्स, ए टी का। एक्स अब मुझे स्क्वायर। पता है ए एक्स क्या होता है, ए एक्स जीरो हॉरिजॉन्टल सर। एक्सीलरेशन जीरो निकाला था हमने। जब इसको जीरो पुट यस करेंगे तो सर। बाकी क्या रह जाएगा, एक्स। वही नहीं रह जाएगा, वी एक्स मल्टीप्लाई बाय। एक टेक्निक ये टी। भी हो सकती है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ आपने बेटा ये टेक्निक यूज करनी है। दोनों ही ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। जब वेलोसिटी सेम होता है तो हमने नाइन्थ में ये फार्मूला पढ़ा था स्पीड का, डिस्टेंस ओवर टाइम, हम वही फार्मूला लगाएंगे। वर्टिकल कैसे निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस, सेकेंड इक्वेशन को यूज करना है आपने। लिखते हैं जरा, एस इक्वल्स वी आई वी टी आई टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर।
आप इसको जरा कन्वर्ट करते हैं वाई में। एस की जगह वाई, वी वी आई की जगह वाई टी +1/2, प्लस 1/2 इसकी ए वाई जगह ए वाई। टी स्क्र। अब वैल्यूज पुट करें। वी आई वाई कितना था भला? इनिशियली वाई कंपोनेंट 0 था, यस और सर। ए वाई की वैल्यू थी ए वाई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव जी। पॉजिटिव जी, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन थी। पुट करते हैं जरा। वाई इक्वल्स, ये वाला फैक्टर क्या हो गया? 0 सर। 0, बाकी रह गया 1/2 ए वाई की जगह। जी सर। वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाई इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। ये दो डिस्टेंसेस बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालना है, और दूसरा वर्टिकल डिस्टेंस। इनमें कोई वर्टिकल कंफ्यूजन है तो डिस्टेंस। मुझे बता दें। आज आर्टिकल को यहाँ पे क्लोज करेंगे, कल हम वेलोसिटीज को फिर डिस्कस करेंगे। समझ आ गई है सर। समझ आ गई है ना? अब यस इस सर। आर्टिकल का फ्लो कैसे होगा वो देख लें। सबसे पहले बेटा आप प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखोगे, उसकी एग्जांपल दोगे। फिर आप लिखोगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है। फिर आप ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखोगे। देन आप ये वाली डायग्राम बनाओगे केस 1 लिख के, और इसमें आप बताओगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, तो न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 आ जाता है। तो ये जाहिर करता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। फिर आप वर्टिकल की बात करोगे। वर्टिकल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है, तो इस चीज का मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 नहीं है, बल्कि वो जी के इक्वल है, प्लस या माइनस के साथ। इस चीज का मतलब वर्टिकल वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, बल्कि वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उसके बाद हेडिंग आएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो कैलकुलेशन। फिर हेडिंग आएगी वर्टिकल डिस्टेंस, और उसकी कैलकुलेशन आप करो। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यस सर क्लियर है। सर जी बच्चे। सर प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस हम देखेंगे। बेटा फिलहाल हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके देख रहे हैं, आइडियली बात कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जब एयर रेजिस्टेंस को हम इन्वॉल्व करेंगे ना बेटा, इसकी ट्रेजेक्ट्री फिर प्रोजेक्टाइल नहीं होती, उसकी वो चेंज हो जाती है थोड़ी सी। सर वैसे ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है मेन? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं शेप ऑफ पाथ, पाथ फॉलोड। और सर वो शेप कोई भी हो सकती है? बेटा वो कोई भी हो सकती है, वो इलिप्टिकल हो सकती है, वो सर्कुलर हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है। तो सर इसमें हम कोई और शेप नहीं ले सकते? बेटा प्रोजेक्टाइल में बनती यही है ना, पैराबोलिक है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन ओके बनती है सर। ऐसे जिसमें, क्योंकि वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल दोनों साथ साथ होती हैं। मैक्सिमम ये इलिप्स बन जाएगी अगर बहुत ज्यादा ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी या एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होगी, तो ये थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। उसको हम इलिप्टिकल शेप बोलते हैं, वो भी हो सकती है। लेकिन आइडियली जो बनती है वो पैराबोलिक शेप बनती है। सर आपने फर्स्ट चैप्टर के वो टेस्ट नहीं चेक किए सर, इस तरह हमें हमारी मिस्टेक्स का पता चल बेटा जाता है। टेस्ट आप लोगों ने मुझे दोबारा भेज देने हैं। एक्चुअली मैंने सेलफोन चेंज किया था, और वो टेस्ट आपके सारे ही जो डाटा था ना वो मेरा डिलीट हो गया। आपके साथ जितनी भी वो फाइल्स हैं, अगर मुझे भेज दोगे तो टेस्ट में आपके यहाँ पे ही आपको डिस्कस करवा दूंगा, आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं, हर बच्चे का अलग अलग, स्क्रीन शेयरिंग पे। ओके सर। अगर आपके पास वो डाटा अवेलेबल है तो मुझे रीशेयर करवा दें आप। बेटा बाकी डिस्कशन हमारी कल 14 है, कल तो नहीं हो पाएगी। 15 को हम क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे, अच्छा।